नमस्कार साथियों। आज की डेट में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। और ये क्वेश्चन आईटीएस सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए, जो भी छात्र आईटीएस सेकेंड ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, आप इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख कर जाइएगा। और ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि डीसी जनरेटर चैप्टर से कवर किया गया है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। और इससे पहले का आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आपको चैनल पे मिल जाएगा, वहां से भी आप क्वेश्चनों को देख सकते हैं। जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि अंतर ध्रुव वाइंडिंग किस वाइंडिंग या किस प्रकार की जुड़ी होती है, या किस प्रकार की वाइंडिंग से जुड़ी होती है। ए ऑप्शन दिया गया आर्मेचर के साथ श्रेणी में, बी ऑप्शन है मुख्य ध्रुवों के साथ श्रेणी में, सी ऑप्शन है आर्मेचर के समांतर में, और यहाँ पर दिया गया डी ऑप्शन मुख्य ध्रुवों के समांतर में। तो साथियों, ऑप्शन में यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन दिया गया है, ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीजन क्या है क्यों ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर इसलिए ए ऑप्शन सही होगा क्योंकि अंतर ध्रुव जो वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर की श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, जिससे क्या हो सके, जिससे आर्मेचर फ्लक्स के जो मुख्य फ्लक्स होता है उस पे प्रभाव के जो यहाँ पर असर है वो कम पड़ सके। और यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन में दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए, जहां पर साथियों क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जिसमें ए ऑप्शन दिया गया है कि धारा एकत्रित करने के लिए, बी ऑप्शन है हानि कम करने के लिए, सी ऑप्शन है क्षमता में वृद्धि करने के लिए, और डी ऑप्शन दिया गया है एसी आर्मेचर धारा को डीसी में बदलने के लिए। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो साथियों, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों सही होगा साथियों? क्योंकि डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है वो एसी धारा को डीसी धारा में बदलने के लिए किया जाता है। और क्वेश्चन में हमसे वही चीज़ पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो एसी आर्मेचर धारा को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 को, जहां पर साथियों क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन वाइंडिंग। अब इस तरह आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, तो इसलिए हम सारे ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे। ए ऑप्शन कहा जा रहा है पूर्ण पिच होती है, बी ऑप्शन कहा जा रहा है कम पिच की होती है, और सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ऑप्शन में यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि डीसी मशीन वाइंडिंग में जो होता है वो लैप और वेव प्रकार की वाइंडिंग होती है, सभी को मालूम है। और आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में उसको स्थापित भी किया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी इससे संबंध नहीं रखता है, जो कि यहाँ पर पूर्ण पिच दिया गया है और कम पिच दिया गया है। तो इसमें हमारा कोई भी ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे है, जहां पर साथियों क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा जा रहा है कि समकारी वाइंडिंग कहाँ लगाई जाती है। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन समझने की बात है। जैसे कि ए ऑप्शन देंगे पोल शू में, बी ऑप्शन है आर्मेचर क्रोड में, सी ऑप्शन है मुख्य क्षेत्र में, और डी ऑप्शन है सभी विकल्प सही है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, समकारी जो वाइंडिंग होती है वो पोल शू पे स्थापित की जाती है, और ये जो वाइंडिंग होती है साथियों वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में स्थापित की जाती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन में जो आपका सही दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए, जहां पर पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन के दिक् परिवर्तक के खंड किससे बनते हैं। ए ऑप्शन टंगस्टन के, बी ऑप्शन कठोर कसित तांबा के, सी ऑप्शन नरम तांबा के, और डी ऑप्शन दिए गए विद्युत अपघट्य तांबा के। तो साथियों,
जो डीसी मशीन होता है, उसके जो दिक् परिवर्तक के खंड होते हैं, वो कठोर कसित तांबा के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? कठोर कसित तांबा के बनाए जाते हैं। इसके रीजन भी होते हैं बनाने के, जो कि अगले क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 को, जहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है कि गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो कि यहाँ पर 60 में लिखा गया है विवाह बल, मतलब कि विद्युत वाहक बल, किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन चोक में, बी ऑप्शन परिणामित्र में, और सी ऑप्शन है ताप विद्युत युग में, और डी ऑप्शन है जनित्र में। तो साथियों, जो गतिक होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको शॉर्टकट में हम ईएमएफ बोलते हैं, जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये सिद्धांत पे कार्य करता है और जनित्र में इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर डी, जनित्र में। डी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 47, जहां पर पूछा जा रहा है कि अंतर्ध्रुव द्वारा उत्पादित ईएमएफ समानुपाती होता है। जो ईएमएफ मैंने आपको अभी ऊपर बताया, ईएमएफ, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको ध्यान रखिएगा। और ए ऑप्शन दिए गए क्षेत्र धारा में, बी ऑप्शन है आर्मेचर धारा में, सी ऑप्शन है आर्मेचर वोल्टेज में, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये ईएमएफ के समानुपाती पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर ऐसे समानुपाती भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो समानुपाती होता है आईए के समानुपाती होता है। मतलब कि साथियों, ये आर्मेचर धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। और आर्मेचर धारा ऑप्शन में बी दिया गया है। या आप ऐसे भी इसको बनाकर कह सकते हैं कि अंतर्ध्रुव द्वारा उत्पादित जो विद्युत वाहक बल होता है, जिसको ईएमएफ बोला जाता है अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है, ये आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 48, जहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन का आर्मेचर किससे बना होता है? मृदु इस्पात से, या सिलिकॉन स्टील से, या स्टेनलेस स्टील से, या कच्चा लोहा से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि साथियों डीसी मशीन का जो आर्मेचर होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। रीजन क्या होता है सिलिकॉन स्टील का बनाने का? क्योंकि सिलिकॉन स्टील जो होता है उसके अधिक परिगामिता होती है और कम हिस्टैरिसीस हानि भी होता है उसमें, इसलिए यहाँ पर हम सिलिकॉन स्टील का इसका बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 49 को, जहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि फ्लक्स लीकेज गुणांक के मान की गणना करें यदि वायु अंतराल फ्लक्स फाई ए है और लोहे के कोर में फ्लक्स फाई क्यू है। तो देखिए, इसका एक सूत्र क्रिएट होता है, जो कि लीकेज गुणांक का जो सूत्र होता है साथियों, जो फाई क्यू अपान फाई ए होता है। तो फाई क्यू को बोला जाता है कुल फ्लक्स, और फाई ए को बोला जाता है उपयोग फ्लक्स वायु अंतराल में फ्लक्स। तो ये आपका एक सूत्र क्रिएट होता है, जो कि लीकेज गुणांक का जो मान होता है वो 1 से अधिक होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम सूत्र के अनुसार चले तो यहाँ पर आपको फाई क्यू अपान फाई, यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है ए, वो ऑप्शन में ए देखने को मिल जाता है। तो ये साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को, जहां पर पूछा जा रहा है कि अधिकतम क्षमता तब उत्पन्न होगी जब कॉपर हानि और लौह हानि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी भी क्वेश्चन है, बस आपको समझने में वक्त लगेगा। देखिए साथियों, यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है कि ये इकाई होती है या शून्य होती है या असमान होगी या बराबर होगी। तो अधिकतम क्षमता तब उत्पन्न होगी जब कॉपर हानि और लौह हानि दोनों बराबर होगी। मतलब कि किसी मशीन में लौह हानि स्थिर होती है जब कॉपर हानि परिवर्तित होती है तब। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और ऐसे आप डेली क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते आप हमारे चैनल के माध्यम से, जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया
यदि आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे भी दबाइएगा और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आपके पास जाए और आप पढ़ पाएं और अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकें।